अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका ऑन ए लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद यूट्यूब चैनल। इसके अंदर हम सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। हाँ, में से जिसने भी इंटरनेशनल लॉ के अगर पास पेपर्स देखे हैं उन सब में ये आया हुआ है, कई सारों में आया हुआ है ऑफ कोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने ज़्यादातर वीडियोस सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाऊंगी। एक दफ़ा सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, एंड पे जाके मैं एक्स्ट्रा पे बनाऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो आते ही आते हैं, तो मैं इन पे पहले बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक ये सवाल आपको आ सकता है, डिस्कस इन डिटेल, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, या आपसे वो ये पूछेंगे डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस। कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये सारा उठा के उसमें लिख देना है। तो जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है थ्योरीज अबाउट दी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफाइन दी थ्योरीज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सही है, इससे भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस भी इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं आपको सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लिख सकूँ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो समझ जाएगा कि मुझे सारा का सारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ डालना है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, जैसे सब्जेक्ट ऑफ अपना थ्योरीज के ऊपर वो पूछ सकते हैं आपसे, उसके अलावा वो आपसे कई सारे इसमें से चीज़ें पूछ लेंगे कि वो आपसे कहेंगे डिफाइन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कुछ भी पूछेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से एक मुकम्मल आंसर तैयार किया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंट्रीज़। जो इंटरनेशनल लॉ है वो तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ के मामलात को डील करती है। किन मामलात को? लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। ठीक है, ट्रेडिशनली इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द एक्शंस ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स हैं यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके एक्शंस को डील करती है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, these states enter into agreements called treaties and are bound by the rules in those treaties. However, in modern times, international law also applies to people, individuals, and some non-state organizations, not just countries. This means that international law expanded to affect more than just a relation between the countries. तो यहाँ पे ये वो हमसे कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें होता ये है कि जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है, उस एग्रीमेंट को हम ट्रीटीज़ कहते हैं। और इन ट्रीटीज़ के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हीं चीज़ों के साथ इन कंट्रीज़ को बाउंड होना पड़ता है। ठीक है, हाउएवर, लिहाजा इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि आजकल के दौर में, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो अप्लाइज टू पीपल, इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आमतौर पे वैसे तो कंट्रीज़ या स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो स्टेट्स हैं, कंट्री जो भी है, तो वो सारे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करते हैं। लेकिन आज के दौर में नॉर्मल इंसान भी इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करता है। कैसे? कि वो भी बहुत सारे, जैसे कि नॉर्मल इंसान या नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई कंपनी होगी, कोई ग्रुप के लोग हो गए। ठीक है, जो मतलब अब आमतौर पे इंटरनेशनल लॉ को तो कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन इसको हम पीपल भी अब यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंट्री नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इस हद तक एक्सपेंड हो चुका है कि वो सिर्फ कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स को अब डील नहीं करता, बल्कि वो बहुत से मामलों को डील करता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, अब ये एक इंसान है, ठीक है, मैं एक इंसान बना रही हूँ। इस इंसान ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा लिख देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया लिखना नहीं आ रहा, कनाडा जा रहा है। ठीक है, ये इंसान कनाडा जा रहा है, तो यहाँ पे जाने के लिए उसको कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो वो लॉज एंड ऑर्डर्स क्या हुए? इंटरनेशनल लॉ हुए। इंटरनेशनल क्यों हुए? क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दूसरा कंट्री में जा रहा है ना, दूसरे कंट्री का लॉ है, तभी वो इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, तो इस कंट्री में जाएगा तो कुछ लॉज को उसने फॉलो करना होगा, राइट। तो जो लॉज, अब जैसे कि ये बंदा पाकिस्तानी है, कनाडा जा रहा है, तो इस कंट्री के जो लोग हैं वो इस इंसान के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान के लोगों से रब्ता करेंगे और उनके लॉज को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहना है, ये चाह रही हूँ मैं कि जो अब इंटरनेशनल लॉ इस हद तक बढ़ चुका है कि उसको अब नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि अब हम पाकिस्तान में रह के यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी मसला हो गया और एक बंदा बैठा हुआ है कनाडा में, उसको हमारी वीडियो से कोई प्रॉब्लम होगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसने कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी है, तो हम क्या करेंगे, एक अपील भेजेंगे यूट्यूब को। तो वो जो अपील होगी वो भी एक तरह की लीगल मैटर्स वाली ही अपील होती है, लॉ रिलेटेड ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर ही आती हैं, ठीक है, कि हम ऐसी चीज़, हम एक ऐसे बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्री है, उसके खिलाफ अपील भेज रहे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री है। इट मीन्स हम क्या करें, हम इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो अब सिर्फ कंट्रीज़ के एग्रीमेंट के अलावा नॉर्मल इंसानों के लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि जो मैंने स्पेस छोड़ी है यहाँ पे इतनी बड़ी है, आपको नहीं छोड़नी है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको इस तरह कर दिया था, ठीक है। तो आपने ये स्पेस नहीं छोड़नी, आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली इकट्ठे जोड़ के ही लिखना है। अगली हेडिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। द टर्म सब्जेक्ट इन लॉ जनरली रेफर्स टू समवन हु ओज अलाइगेंस टू द कंट्री एंड फॉलोज इट्स लॉ। तो सब्जेक्ट का मतलब है किसी कंट्री के लॉज को फॉलो करना, ठीक है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसके बारे में क्या कहती है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइंस इट एज वन हु ओज allegiance टू अ sovereign एंड इज गवर्न्ड बाय द sovereign लॉ। यहाँ पे ब्लैक्स लॉ कहती है allegiance का मतलब है ओबीडियंस, ओबीडियंस या फेथफुलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है कि आप अपने सॉवरेनिटी के साथ फेथफुल हो। International law, the subject is usually a person or an entity that can have rights and obligations under the international law। तो दूसरे अल्फाज में इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे लिखा है in the context of international law the subject is usually a person। बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट को एक पर्सन कहा जा रहा है, is a person, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक एंटिटी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन हो, शायद वो कोई एंटिटी कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लोगों को, ठीक है। या तो वो एक पर्सन है सब्जेक्ट, या एक एंटिटी है जिसके पास कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये बातें हमें इसकी मीनिंग में लिखी मिली हैं कि सब्जेक्ट या तो एक एंटिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, या एक पर्सन है जिसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर। थ्योरीज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल, देयर आर डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट हु कैन बी कंसिडर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हियर आर मेन थ्योरीज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट हम किन लोगों को कह सकते हैं। पहले लाइन में तो ये कहा गया है ना कि पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन जो थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में, अब हम पढ़ने लगे उस टॉपिक को, ठीक है। पहला पॉइंट है ओनली स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक पर्सन बन सकता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते जाएंगे, डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ देखते जाएंगे कि वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कि किस टाइप के सब्जेक्ट होता कौन है, किन लोगों को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में, सही है। Some people believe that only states, like countries, are the subjects of the international law. This theory says that international law only regulates how countries behave towards each other, not how individuals or other organizations behave. यहाँ पे जो पहला स्टेट है, only states are the subject, पहला पॉइंट है, वो हमें ये सिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ ही सब्जेक्ट्स बन सकती हैं इंटरनेशनल लॉ की, और सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के ऊपर ही राइट्स लागू होते हैं, यानी कि राइट्स इन पे लगते हैं, और सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लग सकते हैं, ना कि नॉर्मल लोगों पे, ना कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे लग सकते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकते हैं। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के ऊपर राइट्स भी लगते हैं और ऑब्लिगेशंस भी लगती हैं, ठीक हो गया। आगे है मेन सपोर्टर्स। अब इस थ्योरी को जो बातें यहाँ लिखी हैं इसको कौन सपोर्ट करते हैं हम पढ़ने लगे। वेल नोन फिगर लाइक प्रोफेसर ओपनहैम एंड पर्सी ई हॉर्बेर, यानी कि ये दो लोग हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि जो स्टेट्स हैं वही सब्जेक्ट बन सकती हैं। कहते हैं कि ये दो लोग सपोर्ट करते हैं इसको। दे आर्ग्यू दैट सिंस इंटरनेशनल लॉ वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट दैट सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स, ओनली स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जो ये लोग हैं इनकी थिंकिंग ये है कि ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल लॉ बना ही स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो सिर्फ ये स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ ही सब्जेक्ट बन सकती हैं। इसमें कोई पर्सन या एंटिटी सब्जेक्ट नहीं बन सकती, इस पर स्टेट्स ही बनेंगी। तो ये बात है इस पर लिखी गई। अगला पॉइंट है सोवियत एक्सपर्ट्स।
सोवियत एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन ऑल्सो एग्री दैट ओनली स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड दैट इंडिविजुअल कैन बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट, कैनॉट बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं सोवियत यूनियन के, कुछ सोवियत यूनियन के जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस चीज़ पे राज़ी हो गए हैं, मान रहे हैं, दे आर एग्रीड कि जो स्टेट हैं सिर्फ वही, यानी कि यहाँ पे लिखे ओनली द स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट। ठीक हो गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को। अगला है क्रिटिसिज्म। अब इस थ्योरी के ऊपर कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्या बातें हुई। This theory has been criticized. For example, it doesn't explain the status of the people like slaves, pirates, or other individuals who are affected by international laws. Critics like professors Zech Weizenbacher, इतना औखा नाम, इतना मुश्किल नाम है इस बंदे का, argue that individuals are also subject of international law as they make up the societies that states represent. अच्छा, अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म, पहले क्रिटिसिज्म ये हुआ, मैं दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर देती हूँ। पहला क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इस थ्योरी के ऊपर ये बात हुई कि जो स्टेटस है ना पीपल का वो डिफाइन ही नहीं किया गया, यानी कि जो स्लेव्स हैं उनको अलग आप रख रहे हो, पायरेट्स को आप अलग रख रहे हो, इंडिविजुअल्स आप अलग रख रहे हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग भी अफेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ पे, यानी कि इन सब का भी एक रोल अदा होता है इंटरनेशनल लॉ में। एक तो ये बात बोली जा रही है। दूसरी बात बोली जा रही है, प्रोफेसर, इनका मैं दोबारा नाम नहीं बोल पाऊंगी, मुश्किल है, तो जो प्रोफेसर हैं ये भी यही कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये भी एक सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के। इनको आप सिर्फ स्टेट्स को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि आप इंसानों को भी सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि देखो जब तक इंसान नहीं होगा सोसाइटी नहीं होगी, कंट्री नहीं होगा। जिस कंट्री को आप सब्जेक्ट बना रहे हो, अगर वो कंट्री ही इंसानों की मौजूदगी से बना है, अगर इंसान नहीं है तो फिर वो कंट्री भी किसी काम की नहीं, वो इंटरनेशनल लॉ भी किसी काम का नहीं है। तो ये बात बोल रहा है कि इंसानों से ही सोसाइटी बनती है, कंट्री बनता है, तो इसीलिए इंसान भी सब्जेक्ट होंगे इंटरनेशनल लॉ के। तो ये बात यहाँ लिखी, केस लॉ। अ सिग्निफिकेंट केस कॉल्ड रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशन in 1949 challenged this view, showing that individuals can also be subject of international law. एक केस लॉ आया है हमारे पास जिसका ये नेम है, और ये 1949 में ये केस लॉ आया है। इस केस लॉ की वजह से हम लोगों को ये पता चला कि सिर्फ स्टेट्स नहीं बल्कि इंसान भी सब्जेक्ट हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के। अब देखो मैंने यहाँ पे इस केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप लोग इस केस लॉ को लाजमी एक्सप्लेन करना अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अगर आप में से किसी के पास इसका आंसर मौजूद नहीं है तो मैं इस केस लॉ को अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, काफ़ी लंबे से इसका नोट में लिख दूंगी, राइट कर दूंगी, ठीक हो गया। तो केस लॉ में ये बात लिखी जाएगी। अगली हेडिंग है ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराना चाहती हूँ। अब मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखें अब यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्योरीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि भाई स्टेट हो सकते हैं सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट। दूसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को बनाया जा सकता है सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ एज अ स्टूडेंट, क्या सिर्फ स्टेट्स बन सकती हैं कि इंडिविजुअल्स? कॉमन सेंस की बात है, अगर इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है तो उसमें दोनों होने चाहिए, यानी कि उसमें स्टेट्स भी सब्जेक्ट हो सकती हैं, उसमें इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अभी थ्योरीज पढ़ें तो आपने करना ये है कि पहली थ्योरी में स्टेट को इंपॉर्टेंट बनाना है, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट होगा इंटरनेशनल लॉ का। दूसरे पॉइंट में आपने बताना है इंडिविजुअल जो है सब्जेक्ट होगा। एंड पे आपने एज अ स्टूडेंट खुद भी कुछ अपनी पॉइंट्स लिखने हैं, कि खुद भी आपने ऐड अप करनी है चीज़ें, कि बिसाइड्स आपने लिखना है एंड पे, बिसाइड्स दिस थ्योरीज if states and individuals both are the part of international law then international law will work more effectively। इस तरह से आप खुद से भी बातें ऐड कर सकते हो कि अगर इन थ्योरी से हट के अगर स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों अगर ऐड किए जाएं इंटरनेशनल लॉ में, दोनों को अगर सब्जेक्ट बनाया जा सके, उससे क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ और अच्छे से ग्रो होगा, उसमें नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। ये चीज़ें आप इसमें ऐड करो एज अ स्टूडेंट, जिसको जो आपको मैंने क्यों कहा एज अ स्टूडेंट आप इसको ऐड करो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपका छापा नहीं देखना चाहता, रट्टा नहीं देखना चाहता कि आप क्या लगा रहे हो, वो ये भी देखना चाहता है कि आपके पास खुद कितनी नॉलेज है इसको समझने वाली, ठीक है।
कि आपने तो ये चीज़ें बता दी अलग अलग, लेकिन आपको खुद से भी कुछ चीज़ें बतानी है कि अगर एज अ स्टूडेंट आप इसके बारे में लिखोगे तो क्या चीज़ सही होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि अगर स्टेट और इंडिविजुअल्स इकट्ठे वर्क करेंगे तो उससे इंटरनेशनल लॉ बहुत ही अच्छा चलेगा, उससे इंटरनेशनल लॉ ग्रो करेगा, उससे इंटरनेशनल लॉ को जो चैलेंजेस आएंगे वो चैलेंजेस कम हो जाएंगे। अगर सारे कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स भी स्टेट्स के साथ मिल के वर्क करना शुरू कर दें और सारे कंट्रीज़ की जो इंडिविजुअल्स है वो भी पार्टिसिपेट करें इसमें, उससे क्या होगा कि कंट्री बहुत अच्छे से वर्क करेगी, दूसरों की कंट्रीज़ भी अच्छे से वर्क करेगी। आप अपनी खुद की भी इसमें बातें ऐड अप करो, उससे होगा एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा कि आपने किस तरह से इनकी थ्योरी को समझा और अपने कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड किया। ठीक है, अब हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इंडिविजुअल्स कैसे सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, another theory says that only individuals are the subjects of international law. This view is opposite to the monastic theory. According to this theory, international law is for people not state. यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ इंसान ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, स्टेट नहीं बन सकता। और ये जो थ्योरी है ये मोनास्टिक थ्योरी से डिफरेंट है। मोनास्टिक थ्योरी भी एक है थ्योरी, बट उससे हम डिफरेंट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ इंसान ही बन सकते हैं, यानी कि पीपल बन सकते हैं सब्जेक्ट, ना ही स्टेट। स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है, कि नॉट द स्टेट, ओनली द पीपल कैन बी द सब्जेक्ट। अब इसमें स्पोर्टर्स कौन है और क्रिटिसिज्म क्या है वो हम पढ़ने लगे। स्पोर्टर्स इसके हैं हैंस कैल्सन एंड वेस्टलेक। अच्छा, ये दो बंदे, हैंस कैल्सन एंड वेस्टलेक आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल लॉ इज फॉर द इंडिविजुअल्स। दे बिलीव दैट स्टेट्स ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स, सो द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स आर अल्टीमेटली द ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे ये कह रहे हैं हैंस कैल्सन और क्या नाम है वेस्टलेक, दोनों ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बना ही इंसानों के लिए है। इनको ये लगता है कि जो स्टेट है वो एग्जिस्ट ही तभी कर सकती है जब उसमें इंसान हो, अगर इंसान होंगे तभी तो स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो अगर जो भी ड्यूटी आप स्टेट पे लगाते हो, जो भी राइट्स इन स्टेट्स पे लगाते हो, अल्टीमेटली वो सारे ड्यूटीज़ एंड राइट्स इंसानों को ही मिलने हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे इंसान रहते हैं, इंसानों के ऊपर ही आप लगाते हो, तो इंसान ही मेन सब्जेक्ट है इनके अकॉर्डिंग। अब इस पर क्रिटिसिज्म क्या होता है वो हम पढ़ने लगे हैं। क्रिटिसिज्म लिखा है, दिस व्यू इज क्रिटिसाइज बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज मोस्टली कंसर्न विद स्टेट्स। यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका कंसर्न स्टेट्स के साथ है, लोगों के साथ नहीं है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। इवन दो treaties sometimes include rights and duties for the individuals, the primary focus of international law is still states। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी कि जो ट्रीटीज़ होती हैं वो बेशक इंसान करते हैं एक दूसरे के साथ। ज़ाहिर बात है कोई जादू से आगे कंट्री थोड़ी उठ के एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ज़ाहिर बात है उस कंट्री के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक यहाँ से बंदा है और एक यहाँ से, चाइना का है, ये चाइना की कंट्री है, ये न्यूयॉर्क का कंट्री है। अब इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एक ये इंसान कर रहा है, एक ये इंडिविजुअल कर रहा है। तो इंसान करें कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अल्टीमेटली वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए कर रहे हैं, कंट्री के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि करते तो सिग्नेचर इंसान ही है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी इसलिए किया जा रहा है ताकि दो मुल्कों के बीच काम किया जा सके, दो मुल्कों के बीच एग्रीमेंट किया जा सके। तो ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन 1965 कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स शोज दैट इंडिविजुअल कैन बी इन्वॉल्व्ड बट स्टेट्स आर स्टिल द मेन सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि ये एग्जांपल है 1965 में एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन इसलिए हुआ था कि सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट किया जा सके, कोई डिस्प्यूट लगा हुआ था, लड़ाई लगी हुई थी किसी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो उसमें हुआ ये था कि दो कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन वो जो एग्रीमेंट था वो बेसिकली था भी कंट्रीज़ के बीच। तो अल्टीमेटली स्टेट्स ही सब्जेक्ट बन जाते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं बनते। ये क्रिटिसिज्म इस पे हुआ है। ठीक है, अगला, अब इसके बाद जो थर्ड है थ्योरी वो क्या है, वो है स्टेट्स, इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये वो वाला पॉइंट है जो मैं कहती हूँ कि इसमें सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें स्टेट भी सब्जेक्ट बन जाता है एंड इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट बन जाते हैं, और नॉन स्टेट एंटिटीज, या नॉन स्टेट एंटिटी मीन जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंट्री नहीं होती, उनको भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो। अब ये वो पार्ट है जो आपने ऐड करना है। दिस थ्योरी कंबाइंस द टू अर्लियर व्यू। इट सेज दैट कंबाइंस का मतलब है कि इसने, छोटा कर देती हूँ, इसने इन दोनों थ्योरीज को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, थर्ड वाली ने। ठीक है, जिसमें पहली वाले में कहा था कि सिर्फ स्टेट हो, दूसरी वाली ने कहा था कि सिर्फ इंसान हो, पर थर्ड वाली ने कहा है कि दोनों ही बन सकते हैं सब्जेक्ट। इट सेज दैट स्टेट्स आर स्टिल द मेन सब्जेक्ट बट individuals and non-state organizations like international organization can also be the subject of the international law। ये जो थ्योरी हम ये कहती है कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ जो स्टेट्स हैं और नॉन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो भी सब के सब
इंटरनेशनल लॉ के अंदर आएंगे, सब्जेक्ट उनका बनेंगे। सपोर्ट इसको कौन करता है, इस व्यू को कौन सपोर्ट करता है, इसकी क्या बातें हुई हैं पढ़ते हैं। टुडे मैनी ट्रीटीज give individuals right and responsibility. For example, the Geneva Convention 1949 provides rights to prisoners of war, and the Genocide Convention 1948 places duties on the individual. तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ट्रीटीज़ बनाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट्स में और ट्रीटीज़ में फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट इंसानों के बीच होता है, ट्रीटीज़ जो है दो कंट्रीज़ के बीच होता है, दो कंट्रीज़, ठीक है। तो जो ट्रीटीज़ हुई हैं जो इंसानों ने, दोनों मुल्कों के इंसानों ने की थी एक दूसरे के साथ, उससे क्या हुआ कि उससे, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से, उस ट्रीटी को करने से कुछ लोगों को राइट्स मिले, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई, ठीक है। उन्हीं को राइट्स भी मिल गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। कैसे कि जब गनेवा कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन होने से, कन्वेंशन का मतलब है जब ये कन्वेंशन लोगों ने बनाया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स किए एक दूसरे के साथ, उससे क्या हुआ कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर में जो लोग कैद हुए थे उनको राइट्स दिए गए, ठीक है, ताकि बहुत सारे राइट्स उनको मिले जो पहले उनको नहीं मिल रहे थे। यानी कि जिन लोगों को हमने वॉर के दौरान कैप्चर किया, यानी कि जब जंगें होती थी उस दौरान जो प्रिजनर्स, जो लोग कैप्चर होते थे जंगों में, उनको राइट इस गनेवा कन्वेंशन से मिला। और गेनोसाइड कन्वेंशन जो 1948 में हुआ, एक साल पहले इससे, उसमें क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल्स पे, कुछ लोगों पे ड्यूटीज़ लागू भी हुई, ठीक है। तो ये बातें आपको इस फर्स्ट पॉइंट में लिखी मिली। अगली हेडिंग, इंटरनेशनल लॉ हैज़ स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज सीन इन ट्रायल्स लाइक ए नोरेम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल्स where individuals were held accountable for war crimes. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसने ये चीज़ रिकग्नाइज की कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, वो हमें तब पता चले जब नोरेम्बर्ग ट्रायल्स हुए और टोक्यो ट्रायल्स हुए, जिसमें हमें ये पता चला कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना, वो अकाउंटेबल हैं फॉर वार क्राइम्स। एक कुछ इंडिविजुअल्स थे जो वार के क्राइम के अंदर घुस गए थे, यानी कि जंगें हो रही थी, वार हो रही थी, उसमें कुछ नॉर्मल सिटीजन्स भी घुसना शुरू हो गए। अब उन सिटीजन्स जब वो घुसे तो उन्होंने कहा नहीं, हम घुस गए, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वो, इन्होंने भी ज़ाहिर बात है घुस के लोगों को मारा होगा, कुछ किया होगा। तो इन ट्रायल्स से, यानी कि कुछ कोर्ट, इन लोगों को कोर्ट में पहुंचाया गया ना कि आप लोग क्यों उसमें पहुंचे थे, क्यों हमने ये किया। तो वो लोग, उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो जिम्मेदार नहीं है, हमारा तो कोई बनता नहीं। लेकिन ये लोग गुस्से थे, ज़ाहिर बात, इन्होंने इलीगल एक्ट किया, ये खुद भी जंगों में पार्टिसिपेट करने शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे इन लोगों के साथ किया गया कि इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आपने जो भी हरकत की थी जंग में जाके, आप उसके लिए अब रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये बातें यहाँ बताएगी। अगली हेडिंग है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये चीज़ें इसलिए रीड आउट कर रही हूँ कि देखो हमें इंसानों का भी रोल अदा हो रहा है, ग्रुप्स का भी अदा हो रहा है, स्टेट्स का भी अदा हो रहा है, ठीक है। तो अगली हेडिंग है, इन दी डेंसिक रेलवे ऑफिशियल केस, ये केस लॉ है जो मैं पढ़ने लगी हूँ। द परमानेंट कोर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस रूल दैट सर्टेन इंटरनेशनल ट्रीटीज कुड ग्रांट राइट्स टू द इंडिविजुअल। जो ये केस लॉ है हमारा, इस केस लॉ से हमें ये पता चला कि जब आप किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज करते हो ना, यानी कि किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, उससे क्या होता है कि लोगों को कुछ राइट्स भी आप दे देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ लिखी मिलेंगी। आप चाहो तो उस केस लॉ को डिटेल से लिख लो, उससे क्या होता है, जितना आप डिटेल से केस लॉ लिखते हो आपके मार्क्स में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आता है। केस लॉ अगर एक लाइन का लिखते हो उससे इतने मार्क्स नहीं आते जितने आपको उस केस लॉ को डिटेल से एक्सप्लेन करने में मिलता है। अगर आपको ये केस लॉ नहीं मिलता तो आप मेरे इस चैनल को सर्च कर सकते हो, जिसमें मैंने इन केस लॉज को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। बस यही था इसके अंदर, जिसमें इस बातों में हमने यही पढ़ा है कि इंडिविजुअल्स भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ स्टेट्स का भी इसमें रोल अदा हो रहा है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल अदा हो रहा है, ठीक हो गया। अब कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में लिखा है, इन कंक्लूजन इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द एक्शंस ऑफ नॉट जस्ट स्टेट्स बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन एंड सम अदर नॉन स्टेट एंटिटीज। यहाँ पे वही बात बोली कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते, बल्कि उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होता है और नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी होती हैं। वाइल स्टेट्स रिमेन द मेन सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, द ग्रोइंग रूल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शोज दैट इंटरनेशनल लॉ इज चेंजिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टेट बेशक ही, यानी कि कंट्री और स्टेट बेशक ही इंटरनेशनल लॉ का मेन सब्जेक्ट है, लेकिन आने वाले दौर हमें ये सिखा रहा है कि इंडिविजुअल्स भी और ऑर्गेनाइजेशन भी सब्जेक्ट बनाया जा सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। पीपल लाइक पायरेट्स, वॉर क्रिमिनल्स, refugees, whatever, and even people involved in terrorism or drug trafficking can also be affected by international law। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पायरेट्स थे, आजकल के दौर में वैसे पायरेट्स इतने एग्जिस्ट नहीं करते, पुराने वक्तों में बहुत होते थे। आपने पायरेट्स की मूवीज़ तो देखी होंगी ना। पायरेट्स वो लोग होते हैं जो जहाज़ों को जो
समंदरों पे होते हैं उनको लूटते हैं। जो पायरेट्स होते हैं ज़ाहिर बात है किसी एक कंट्री के होते हैं, ज़ाहिर बात है ट्रैवल कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में थ्रू सी। तो ये लोग भी इंक्लूडिंग द वार क्रिमिनल्स, जो वार के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उसके अलावा जो टेररिज्म में और ड्रग ट्रैफिकिंग में जो लोगों को बेचा जाता है, ये सारे लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचे जा रहे हैं या चोरी कर रहे हैं पायरेट्स बन के, या वार के अंदर जो पकड़े जाते हैं, इन तमाम लोगों पे भी इंटरनेशनल लॉ का रोल अदा होता है। ये चीज़ें हमें इसके कंक्लूजन में लिखी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इतना ही था इस वीडियो में।